हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लास्ट टाइम पर हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसी क्रम में हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 23 करने जा रहे हैं। आप टारगेट एसएससी CGL 2024 के नाम से आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी जो लास्ट हम 1 से लेकर 22 तक जो पेपर सेट करा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट पेपर सेट, आप वहां से जाकर उनको कलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को 2x की स्पीड पे देखते रहना, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा अगर फास्ट रहेगी तो सिलेक्शन भी थोड़ा फास्ट रहेगा। तो चलिए भाई जवानों, तो ये यहाँ पर मेरा गिवन कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और एसएससी बैंक डिफेंस इंटरव्यू देन हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस भी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस में चलती है, तो वो भी आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर ऑनलाइन होगा तो उसको भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले डेट को थोड़ा एक बार चेक करिए, 21/07/2023 और शिफ्ट है नंबर 3rd, पेपर सेट नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ जार्गोन। अब जार्गोन होता क्या है वो समझ लीजिए। जार्गोन होता है शब्दों का जाल। क्या होता है? शब्द जाल। लेकिन ये नेगेटिव वे में होता है। कैसा होता है? नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में नहीं होगा। आप अपने शब्दों से किसी को नेगेटिव वे में अपने बातों में उलझा लिया, फंसा लिया आपने, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहता है? जार्गोन कहलाता है। अब दिया हुआ है अगला स्लैंग। ये स्लैंग का मतलब क्या होता है? स्लैंग का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में गलती हो जाना। बोल चाल, एक मिनट, साफ साफ लिख दो, बोल चाल में गलती हो जाना, हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्लैंग होता है। अच्छा, वर्बोसनेस का मतलब क्या होता है बताइए? वर्बोस का मतलब क्या होता है? यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल। वर्बोस कौन होता है? वाचाल होता है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सेट कर दूंगा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा जा रहा है यार। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? एलोक्वेंस का मतलब होता है बोलने की कला। किसी के पास में क्या हो? बोलने की कला, या सुवक्ता भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, जो अच्छा बोलता हो, बोलने की कला। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? औपचारिकता। औपचारिकता। देखिए, मैं एक एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस आए और पटक के भग गए, नहीं। आपको पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जार्गन का मतलब होता है शब्दों का जाल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सेट बैठेगा, क्योंकि स्लैंग का मतलब होता है बोलने में गलती करना, शब्दों के जाल में थोड़ी सी गलती करना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम से रिलेट करता है। अच्छा, ये बताइए, फियर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है फियर्स का मतलब? फियर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आक्रामक हो। कैसा हो? ऐसा व्यक्ति जो बोल चाल के मामले में हमारे लिए क्या हो? काफी गुस्सैल टाइप का हो, आक्रामक हो, एंग्री टाइप का हो, आक्रामक या क्रोधी टाइप का हो। ठीक है, फियर्स, खूंखार। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? छल करने वाला, चीट। फैंटा, फिर क्या दिया हुआ है? फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है लहर, और वैसे कभी कभार फेनेटिक का मतलब पागल से भी निकाल देते हैं। एग्रेसिव का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो, जल्दी कैसा हो जाए वो, नॉन जो क्या वायलेंट हो जाए। कैसा हो जाए बेटा? वायलेंट हो जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में? एग्रेसिव। जेंटल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल विनम्र हो, है ना, सबमिसिव हो, पोलाइट हो। तो अभी हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है आपको। तो देखिए, आक्रामक होने का मतलब क्या हो गया? वायलेंट हो जाना। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3rd। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। देखिए, थर्ड पूछा गया है एंटेनिम से रिलेट। अभी तक प्रीवियस दो क्वेश्चन थे वो किससे रिलेट थे? सिनोनिम से। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं किससे रिलेट हैं? एंटेनिम से रिलेट हैं। तो भैया, सबसे पहले ज़रूरी चीज़, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जितने भी बटन दिए गए हैं यूट्यूब ने, वो सारे बटन दबा दीजिए आप भैया, है ना। अगर आपके लाइक, कमेंट, शेयर आते हैं तो हमको खुशी होती है यार, लगता है कि हम मेहनत करें। और नहीं आते हैं, जस्ट आप देख के चले जाते हो, ना कोई रिस्पॉन्स देते हो, तो फिर हमको लगता है कोई मतलब नहीं है। इससे तो बढ़िया ऑफलाइन बैच अच्छा है यार। फिर अपना बच्चे का कम से कम एक प्लस और माइनस तो समझ में आता है। या ऑनलाइन पे तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कितने प्लस में जा रहे हैं, कितने माइनस में जा रहे हैं।
ऑफलाइन में बच्चे से इंटरेक्ट तो हो जाते हैं हम, अब यहाँ पे भी हो रहे हैं इंटरेक्शन, लेकिन पता नहीं चल रहा है ना। आप यस करेंगे तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो उसको बंद कर दूंगा भैया। ऑफलाइन ही बेटर है फिर अपना तो। देयर आर डैश डेफिनाइट वीकनेस इन द सिक्योरिटी ऑफ अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है डेफिनाइट, पहले तो इसको समझ लीजिए। डेफिनाइट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल क्या हो, स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो या स्पष्ट हो। तो बोला गया अरेंजमेंट में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर हमें एक स्थिर रूप से एक कमजोरी देखने को मिली है, या स्पष्ट रूप से एक कमजोरी देखने को मिली है। जो पहला वर्ड है वो हमारे पास में सब्चल, जिसका मतलब होता है जटिल, कोई चीज़ क्या हो, बहुत जटिल हो हमारे लिए। वैग का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है अस्पष्ट, धुंधला हो, ठीक है। हैजी का मतलब भी क्या होता है, धुंधला होता है, लेकिन ये मौसम के लिए आएगा धुंधला, और जो वैग है वो परिस्थिति के लिए आ जाता है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, एक ही तरह का चल रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। नाउ इफ यू सी हियर वी हैव अ वर्ड डेफिनेट विच हैज वैल्यू ऑफ स्थिर और स्पष्ट, जहाँ पर किस तरह की वैल्यू के बारे में बताया गया, स्थिर और स्पष्ट के बारे में बताया गया। तो ये जो वैग जो वर्ड है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंटोनिम्स। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, it is also related to the antonym. Just go with the question. This is such a rowdy class. Okay, what do you understand by rowdy? Rowdy का मतलब क्या होता है, rowdy class। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ है। राउडी का मतलब तो शोरगुल होता है। नॉइजी भी शोरगुल हो गया, कंप्लेंट भी शोरगुल हो गया, अनचैटरिंग डिसऑर्डरली भी शोरगुल हो गया, चैटरिंग। चलिए, तो इसको हम छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको भी क्लियर करेंगे। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स के अंदर चाह रहे हैं आपसे, इसको एक बार प्रॉपर चेक करके फिर आपको आंसर हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, दैट इज फॉर द होमवर्क, जस्ट गो इन द कमेंट बॉक्स and give your answer. Thereafter I will give you in the next session, I will give you final answer in the next section. Okay, let's see. Here we have question number 5. अब 5 क्या कह रहा है, 5 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5 में आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। शी विल प्रोबेबली कम टुनाइट फॉर अ पार्टी। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, संभवतः, संभवतः, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे, पॉसिबली का मतलब भी क्या होता है, संभवतः ही होता है। और अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर। और डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और परहैप्स का मतलब होता है शायद, क्या होता है, शायद। चलिए, अब आंसर को जरा एक बार आप चेक करिए। एक मिनट में, जरा ये डॉगी घुस गया घर के अंदर, उसको भगा दूं मैं। चलो बाहर, अरे बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये तुमने ठिकाना देख रखा है, 2 मिनट आया नहीं सो घुस गए अंदर सबके सब। अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है उसका। 6-7 उसके एक्चुअली क्या ये फीमेल डॉग है, और गली मोहल्ले का है ये। वो उसने बच्चे दे दिए, और मेरे घर के सामने एक हल्का सा मेरा गार्डन है, तो उसके अंदर बच्चे दे दिए। अब ये ऐसी हैं, महारानी बच्चों को वहाँ पटक के यहाँ अंदर घुस जाती हैं। यहाँ पंखा वंखा चलता रहता है, बढ़िया बैठी रहती हैं। इनके मारे अलग परेशान हैं। इनको देखें, इनके बच्चों को देखो। अरे यार, मैं क्या कर रहा था। चलो लेट्स सी। शी विल प्रोबेबली मतलब संभवता। संभवता का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी हो जो मतलब हो न, जिसकी पॉसिबिलिटी टाइप की हो, पॉसिबिलिटी टाइप का हो, तो हमको एंटोनिम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई चीज़ क्या हो रहा है, संभव तौर पर हो रहा है, और कोई चीज़ कैसी होगी बेटा, कैसी होगी बेटा, डेफिनेट होगी। क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली विल बी अवर ऑप्शन नंबर 3 फाइनल आंसर। ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या बताना है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक बार सेंटेंस को आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे। कैपेबल और ऑफ और एडेप्ट फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क, जो बहुत सारे टास्क को कर सकता हो, फील्ड इंडिएवर, प्रयास करने वाला हो, इज एबल टू डू मैनी थिंग। अब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर सकता है, अब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। पहला वर्ड है टर्न कोट।
टर्न कोट कैसा व्यक्ति होता है, जो मतलब दल बदलू होता है, दल बदलता रहता है, दल बदलू, है ना, दल को बदलता रहेगा कभी भी। टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास में टैलेंट हो, स्किल हो, किसी के पास में स्किल्ड बोल सकते हैं आप, टैलेंटेड है, स्किल्ड है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो लचीला हो बिल्कुल, ठीक है, ब्रिटल हो, लचीला हो। और वर्सेटाइल का मतलब होता है जो क्या हो, मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर सारे गुण हो, सर्वगुण संपन्न, हर फन मौला, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। या इसको आप हिंदी में अगर बोलेंगे ना तो क्या बोल सकते हैं, सुनो, बहुमुखी, हाँ ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। मैथ्स में भी बेस्ट करता है वो, उसका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, जीके भी बहुत अच्छा है, इवन इंग्लिश तो उसका सबसे बढ़िया है ना। तो ये जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। और जैसे ही आप वर्सेटाइल हो जाते हैं तो तुरंत ही आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है वर्सेटाइल होने के बाद में। चलिए जवानों, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा नया पैटर्न, जल्दबाजी में आप इसके अंदर गलती कर सकते हैं। फिर से सुनिए, जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट ईडियम्स and can be substitute the italicized group of word in given sentence। तो वर्ड देखिए इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन वाला मिल रहा है, देखो यहाँ से, ये देखो अगर आप देख पा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन टाइप का मिल रहा है, इसको बोलते हैं इटैलिसाइज्ड। अब पूरा सेंटेंस देखिए, माय बिजनेस पार्टनर थॉट, मेरे बिजनेस पार्टनर को लगता है दैट कि आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग, कि मैं उनके छल को आसानी से मान लूंगा। दे विल सून रियलाइज, उनको जल्दी ही महसूस हुआ, दैट आई एम मोर पावरफुल देन दे एक्सपेक्टेड, उनको जल्द ही महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ जितना उन्होंने सोचा था। अब देखिए यहाँ पे ये चारों के चारों जो हैं वो ईडियम एंड फ्रेसेस ही हैं, ये चारों के चारों क्या हैं, ईडियम्स हैं। कटिंग अ क्लोथ का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना, अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये हमारे पास कटिंग क्लोथ हो जाए। दे कॉच अ चार्टर, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुश्किल में फंसना। पहले तो आप उस आदमी को कमज़ोर समझ रहे थे, तो आप व्यक्ति को दबा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दैट पर्सन हैज़ सम एक्स्ट्रा स्किल और एक्स्ट्रा पावर, तब आपको पता चला कैच द टार्टर, यानी मुसीबत में फंसना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप मतलब आपने क्या किया है कि पहले मुसीबत को नौता दे दिया है, इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। अब कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन, इसका मतलब क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे, भैंस के आगे बीन बजाना। सर ये कैसे, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब आप देखेंगे अगर आप ड्राइविंग करते होंगे हाईवे पर, या अगर आप अपने स्ट्रीट में भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखते हैं भैंस या गाय ये क्या करते हैं, सड़क के बीच में बैठ गए। अब भाई साहब आप हॉर्न बजाते रहो, बजाते रहो हॉर्न, लेकिन वो उठेंगी नहीं, वो उठेंगी जब जब उनका मन होगा, तब तक वो जहाँ वो बैठ जाती हैं वहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को समझाना जो उसको समझने के योग्य ना हो, दीवारों में सिर पटकना। अच्छा, डैमसेल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा डैमसेल का मतलब होता है यंग वुमेन, तो यंग वुमेन इन प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम, अगर कोई महिला, अगर अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप डैमसेल इन डिस्ट्रेस कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए, तो क्या हो गया, मेरे पार्टनर को जब ये पता चला, मेरे कंपनी वालों को ये पता चला, या मेरे राइवल को ये पता चला कि यार भाई साहब पहले तो सोनू हल्का फुल्का आदमी लग रहा था, लेकिन ये अचानक से सोनू ने कौन सा पत्ता फेंक दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मुश्किल में फंसना, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू ईडियम एंड फ्रेजेस, आइडम एंड फ्रेजेस से है। देखिए कोशिश मेरी ये रह रही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एग्जाम से पहले आपको डिलीवर करूँ,
आपका सिलेक्शन हो। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, जैसे आपका प्री निकलता है, तो जिन बच्चों का भी प्री निकलेगा तो प्लीज़ बस जस्ट मेरे को आप मैसेज कर देना कि सर हमारा प्री निकल गया है। फिर मैं उनके लिए मेंस के लिए अलग से स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा। पूरे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मेंस के अंदर, क्या कवर किया जाता है, पूरा मैं करा दूँगा। केवल इंग्लिश का मैटर, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, योर कैरियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि आउटडेटेड। कैसा हो गया कैरियर? बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है बेटा। आउटडेटेड यानी पुराना हो गया है कैरियर। अब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से पूरे के पूरे ईडियम एंड फ्रेसेस आ गए हैं। हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब धागे से लटका हुआ। कोई भारी वजन अगर धागे से लटका हुआ है तो ये कैसी सिचुएशन होगी? वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, बहुत करीबी मामला या खतरनाक परिस्थिति। एज डेड एज द डोर नोल, क्या डोर नेल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा बेटा? कोई चीज क्या हो, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हो, पूर्ण रूप से समाप्त। ठीक है, तीसरा देखिए डेड इवन, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा खत्म सा हो गया हो, वेरी स्लो, बहुत धीरे चल रहा हो, है ना। लो एनर्जी, लो एनर्जी वाली सिचुएशन हो। अच्छा, मूविंग लाइक अ वॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? कीड़ों की तरह चलना, बिल्कुल, है ना। मतलब बहुत खिंचर कर जीवन का चलना, बहुत परेशानियों का जीवन चलना। मूविंग लाइक अ वॉर्म मतलब कीड़ों की तरह रेंगना। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल पुराना हो, जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, अब वो चलन में नहीं हो। ऑप्शन नंबर 2 वो क्या कह रहा है कि मेरा जो कैरियर है, वो आपका जो कैरियर है वो कैसा हो गया है, भविष्य कैसा हो गया? बिल्कुल पुराना टाइप का हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अब ये 9 क्या कह रहा है? 9 को हम प्रॉपरली समझ लेते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, है ना, द ब्राइड सीम्ड इवन क्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है डिफिडेंट, अगर इसका मीनिंग आपको पता हो तो आप कर सकते हो। डिफिडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो संकोची हो, जो व्यक्ति बिल्कुल शाई हो, टिमिड हो, ब्लश करता हो, मतलब कम, मतलब नर्वस टाइप भी बोल सकते हैं आप, नर्वस भी हो सकता है यहाँ पर ये वर्ड इसका। अब देखिए सारे वर्डों को शुरू करते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड कैसे कैसे मैच करेगा। पहला वर्ड देखिए, शाई ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे भैया वो तो देखो मैंने पहले ही आंसर बता दिया यार, यहाँ शाई लिख दिया है, बस डिफिडेंस का मतलब यही होता है, शाई ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो बोला गया वेडिंग सेरेमनी के समय जो दुल्हन थी वो क्या कैसी दिखाई दे रही थी? इवन क्वाइटर, पहले से कम बोलती हुई, मतलब शांत दिखाई दे रही थी, और मोर डिफिडेंट, नर्वस दिखाई दे रही थी देन यूजुअल। अक्सर जैसा वो हुआ करती थी कॉन्फिडेंट, वैसा दिखाई नहीं दे रहे। भाई नॉर्मल बात है, सभी के लिए है ना। आप हो या हम हो, लेकिन जब मैरिज ओकेशन की बात होती है तो सबको ही शाई फील होता है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ को शाई फील नहीं होता होगा, दे आल्सो फील द शाई, बट समटाइम इट्स हैपन दैट दे हैव टू टैकल विद द सिचुएशन, they have to show that they are the more courageous than the girls. Okay, let's see. Here we have another word which is related to the underline segment error part. कौन से वाले पार्ट से मिला हुआ है? अंडरलाइन सेगमेंट पार्ट देखना है आपको। तो देखिए, द फैमिली हैज़ विजिट, एक बात तो क्लियर हो गई कि हैज़ के साथ में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। एरर तो यहीं पर ही है, लेकिन वो किस तरह का एरर है वो भी देखना पड़ेगा। मैनी पार्ट ऑफ यूरोप व्हेन, एक चीज ये आ गई इंपॉर्टेंट, व्हेन द मैन वाज, देखिए वाज कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस है, बस अब मिल गई सारी वैल्यू। ये पास्ट टेंस है तो व्हेन के बाद में यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही अप्लाई होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, कैंसल। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, कैंसल। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, कैंसल। पास्ट टेंस आ गया, हैड प्लस विजिटेड हो गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो वैन का एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वैन के बाद में अगर पास्ट टेंस हो, देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस है ना इस सिचुएशन में, तो इधर पर भी आपको पास्ट टेंस को ही इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 वाला किस चीज को इंडिकेट कर रहा है वो समझेंगे हम लोग, किस तरह के ब्रेक के बारे में चर्चा हो रही है। तो जवानों देखेंगे ध्यान से, वाइल ड्राइविंग हिज कार, अपनी कार को चलाते समय, ही अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक लगाया, इन टाइम
टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फ्रॉम एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से बचने के लिए उस व्यक्ति ने समय पर ब्रेक का प्रयोग किया। अब ब्रेक का मीनिंग समझ लीजिए, कौन सा वाला ब्रेक लगाया उसने। क्या उसने ब्रेव, बहादुर था वो। ब्रेव का मतलब तो बहादुर होता है, बोल्ड, हीरोइक, वेलिएंट, ठीक है, शिवलरस, तो ये तो नहीं किया उसने। अब उसने क्या किया, ये देखिए, ये ब्रेक है। ये ब्रेक कौन सा होता है, गाड़ी को लगाने के, गाड़ी को रोकने के लिए जो स्टॉप लगाया जाता है, वो यही वाला ब्रेक उसने लगाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड उसने लगाया था। सर बाकी के मीनिंग बताइए। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंट होता है। अब ब्रेसेस क्या होता है, सोनू ब्रेसेस क्या होता है, ब्रेसेस, ब्रेसेस, अब सुनिए ध्यान से। ब्रेसेस को आप ये मान सकते हैं कि ये पकड़ वाली चीज होती है, धनुष के आकार में। जैसे जैसे ब्रेक, जैसे व्हील चल रहा है ना, ये पहिया चल रहा है, अब ये जो हमारा ये व्हील है, आर्मेचर मूवमेंट कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है, हमारे पास में टायर है, तो ये टायर मूवमेंट कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए जो लगा होगा एलिमेंट, वो दैट इज कॉल्ड ब्रेसेस, है ना। तो पकड़ मान सकते हैं आप इसको, ब्रेसेस। चलिए, नाउ इट इज क्लियर टू यू। I think it is clear to you. Option number third is our final answer. Okay, let's see. Here we have another word that is also related to the spelling error. No, 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 not related to the spelling error. It is related to the underline segment. तो इस तरह के sentences को हम लोग एक बार देखते हैं। While he saw the bear, जैसे उसने भालू को देखा, ही रैन टू द नियरेस्ट ट्री, वह पास के पेड़ में पहुंच, समीप वाले पेड़ पर पहुंच गई। ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी बंदूक को नीचे गिरा दिया। एंड क्लाइम टू द सेफ प्लेस, और जहां पे सुरक्षित जगह पे वो पहुंच गया। तो उसने वाइल का मतलब क्या होता है कि जबकि। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि। जबकि सेंटेंस में कैसा आ रहा है कि जब उसने भालू को देखा, या जैसे ही उसने भालू को देखा। तो जब उसने भालू को देखा, या जैसे ही उसने भालू को देखा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जब उसने भालू को देखा, भालू को देखते ही वो कहाँ चला गया बेटा, पेड़ के ऊपर जाकर वो चढ़ गया। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। क्या सर ये मैं नो सूनर वाला यूज कर सकता हूं यहाँ पर, बेटा ये इसका नियरेस्ट आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, ये इसका नियरेस्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी की जो फाइनल आंसर कीज देखें, तो उन्होंने ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये भी बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये जो जैसे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर नो सूनर के साथ में क्या आता है, एक देन अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, देन। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस में कहीं पे देन अप्लाई नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा आंसर। हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्या कह रहा है, 13 को समझ लेते हैं। 13 बोल रहा है हमारे पास में, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा बिसाइड का मतलब, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। ये तो पास में होगा, के समीप, है ना, ये नियर वाला आएगा बिसाइड, के समीप। अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप का मतलब क्या होती है, बंद हो जाती हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, फंस जाती हैं। तो ट्रैप क्या बियॉन्ड के परे हो जाती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या होती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे नहीं। ग्रीन हाउस गैसेज आउटसाइड में होती है, नहीं, नो सिचुएशन नहीं। ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ होती हैं, इनसाइड में होती हैं। ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर। ग्रीन हाउस गैसेज आई ऊपर से, ठीक है, और गैसेस क्या हो गई, एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैप हो गई। तो इनसाइड द एनवायरनमेंट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। प्लीज़ बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको इनक्रेज करते हैं कि हम आगे की तरफ और वीडियोस को लेकर आएँ और ज़्यादा मेहनत करें, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करें। और अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो कोई भी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी टीचर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो उस काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। देखिए आर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडिया। आर्थर के पास में क्या था, कुछ एक अलग आइडिया था। बट ऑन हिज ओकेशन, है ना, ऑन दिस ओकेशन, लेकिन आज इस अवसर पर आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विद हिम। आज के इस ओकेशन पर क्या हूँ,
मैं उससे इंक्लाइंड हूँ, अच्छा मैं उसकी बातों में फंसा हुआ हूँ, मैं उसकी बातों के ऊपर जोर दे रहा हूँ। चलिए झुकाव है मेरा। तो पहला वर्ड देखिए कंस्पायर्ड, इसका मतलब क्या होता है? साजिश। क्या होता है बेटा? साजिश। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी को मना कर देना, डिनाई कर देना। और टेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी की प्रवृत्ति के प्रति झुकाव होना, है ना? क्या होना? झुकाव होना। तो मेरे हिसाब से क्या बोला गया है कि उसके जो आइडियाज़ होते थे हमेशा कैसे होते थे? अलग डिफरेंट आइडिया होते थे। और आज, लेकिन आज इस मौके पर उसके पास, मैं उसकी उस बात से सहमत हूँ, है ना? उसकी तरफ मेरा झुकाव है। तो टेंडेड विल बी अवर फाइनल आंसर। इनक्लाइन का मतलब होता है झुकाव होना, टेंड का मतलब भी क्या होता है? झुकाव होना। फोर्थ ऑप्शन ही फाइनल आंसर है, क्योंकि ये इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है। लिखा नहीं है यहाँ पे सिनोनिम, सिनोनिम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड क्या है? सिनोनिम ही पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो बेटा पहले दो सिनोनिम पूछे हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिनोनिम्स का ही है, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ये भी सिनोनिम से रिलेट करता है। तो डोंट बी सो मच कंफ्यूज, दे विल हैव टू पैटर्न टू आस्क द क्वेश्चन। द फर्स्ट one is they will give you question in a clear manner that find out the synonym in the, or in the second part they will give you most appropriate meaning of the given sentence. Okay, let's see. If you see here we have question number 15 which is related to the incorrect spelling. गलत स्पेलिंग का चयन करना है। चलिए तो पहले मीनिंग देखते हैं। करप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? भ्रष्टाचार। क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो, हमको खतरे में डालना किसी को, एंडेंजर। रिस्क, क्या कह सकते हैं? रिस्क लेना। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की व्यवस्थाएं। ठीक है, क्या होता है? व्यवस्था, व्यवस्था। और रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है किसी को फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना। अब मीनिंग सुनिए यहाँ से। करप्शन की स्पेलिंग करेक्ट है, जियोपैराडिस की स्पेलिंग भी करेक्ट है, अरेंजमेंट की भी करेक्ट है। रेमिशन, हाँ देखिए रेमिशन में डबल एम नहीं आता, केवल एक सिंगल एम ही आता है बेटा। तो आपका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। केवल सिंगल एम आना चाहिए, डबल एम अप्लाई नहीं करेंगे रेमिशन में। और रेमिशन का मतलब होता है फॉरगिव, यानी क्षमा कर देना। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप इस कंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में किस तरह की चीज़ें दी गई हैं। इफ़ वाला कंस्ट्रक्शन आ रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्शन आ रहा है बेटा? इफ़ वाली कंडीशंस आ रही हैं। और इफ़ वाली कंडीशंस के लिए कंस्ट्रक्शन को आपके पास में 3-4 तरह के कंस्ट्रक्शन दिए हैं। कितने तरह के कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? 3-4 तरह के कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और अभी किसकी रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, पहले तो इफ़ देखिए, फिर यहाँ पे वर पे ध्यान दीजिए। इफ थिंग वर गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर पेंडेमिक, यदि अ, यदि मतलब बीमारी के बाद में, यदि एक जो संक्रामक बीमारी के बाद में अगर परिस्थितियां नॉर्मल नहीं होती हैं, मैन काइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल्स, तो मानवता को एक नए तरीके से जीवन को बिताना पड़ेगा। तो इफ़ का कंसेप्ट सुनिए। इफ़ अगर आ जाता है, इफ़ के बाद में यहाँ पर या प्रेजेंट टेंस आता है, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म आती है। ठीक है, फिर बीच में कॉमा आता है, देखिए ये रहा कॉमा। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में आता है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी क्या क्या वैल्यू आ रही है सर? इफ़ आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए, उसकी जगह पे क्या आ रहा है? वाज या वर आ रहा है। और कॉमा आना चाहिए सर, ये कॉमा आ रहा है। सर विल आ रहा है, ये विल आ रहा है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अभी आप इजीली समझ पा रहे हैं, ये जो इफ़ है, इफ़ के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? वर आ रहा है। इस वर का यूज़ नहीं होगा, इस वर का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कीजिए, आर का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। बेटा ये फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लेना आप लोग, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और ये बार बार आया हुआ फॉर्मूला है, मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला मान लीजिए आप इसको। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज से है ये, कंडीशनल सेंटेंसेस से बिलोंग करता है ये वाला फॉर्मूला। चलिए अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 किससे बिलोंग करता है? ये हमारे पास में आएगा ग्रामेटिकल एरर का पार्ट। तो क्वेश्चन 17 में किस तरीके से वर्क करना है आपको देखिए। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, भैया यहीं पर ही मिल गया। मोस्ट डिफिकल्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा
कहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाइए, यहीं पर ही एरर है। मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पर आपको दा जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? दा आर्टिकल आपको जोड़ना पड़ेगा। तो द मोस्ट डिफिकल्ट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, एरर ही यहीं मिल गया पहले पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 किससे रिलेट कर रहा है? 18 जो क्वेश्चन है बेटा वो एक्टिव एंड पैसिव वाले चैप्टर का आया है। अब देखिए 23 नंबर सेट पर, कितना नंबर सेट? 23 नंबर सेट। 22 सेट में अभी तक लेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब सेट नंबर 23 में लेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो लेट वाले क्वेश्चन है इनको कैसे बनाया जाएगा उसको भी समझ लेंगे हम वन बाय वन। पहले मैं फॉर्मूला बना दूं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, अपने लिए इजीनेस हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको नॉर्मल बुक्स में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप देखेंगे तो शायद किसी बुक में अवेलेबल हो, बट एज फार एज आई एम कंसर्न ये पॉसिबिलिटी कम है कि किसी बुक में इस तरह की फॉर्मेशन दी गई हो, है ना। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये जस्ट ब्रेन क्रिएटिव है ये, है ना। ये फॉर्मेशन जो आपके सामने बनाई गई है ना, अगर इसको मैं यहाँ बाय लगा देता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 रख देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ, नाउ दिस इज़ ओके। ये शायद हो सकता है मेरी स्क्रीन से कट रहा हो, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ होगा, इस वजह से कट रहा है। मैं इसको यहाँ से उठा के बाय के बाद में ऑब्जेक्ट 1 रख देता हूँ यहाँ पर और फिर अदर वर्ड रख देता हूँ। अब देखना इस फॉर्मूले का कितना हेल्पफुल होने वाला है ये फॉर्मूला हमारे लिए। देखिए लेट आ गया, मी को मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1, ये क्या है? ऑब्जेक्ट 1। बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एन एक्सपेंसिव बैग, एन एक्सपेंसिव बैग को मानिए ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। और फॉर माई फ्रेंड्स को मानिए आप अदर वर्ड्स, क्या मानिए? अदर वर्ड्स। देखिए लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है और लेट से ही आंसर आ रहा है पैसिव वॉइस में। गिवन क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है, हमको ढूंढना है पैसिव वॉइस, तो पहला वाला तो कैंसिल आउट, तीसरा वाला भी कैंसिल आउट। अब जो भी एरर है वो किस में आएगी आपके पास में, या तो 2 में है या 3 में है। आप इसमें देखें फॉर्मूले के अंदर एक वर्ड मिल रहा है बी, क्या मिल रहा है? बी के साथ में थर्ड फॉर्म। थर्ड वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए, लेट एन एक्सपेंसिव बैग वाज आ रहा है, बी तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो फोर्थ वाला भी कैंसिल आउट। अगर आप पूरा फॉर्मूला मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक एक चीज मैच करेगी। देखो लेट आ रहा है सर, लेट आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास में आया, देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट 2। बी आ रहा है, वॉट थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय आ रहा है, ये जो है देखिए ऑब्जेक्ट 1 मी, ये ऑब्जेक्ट 1 आ गया मी हमारे पास में। फॉर माई फ्रेंड्स अदर वर्ड आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। प्लीज़ इस फॉर्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये अभी आया है इसके अंदर, इतने समय बाद में एसएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, यानी 22 सेट हो गए हैं, तब 23 नंबर सेट पर ये पूछा गया है। तो समझ लीजिए करीब 50% होने के बाद में तब पूछा है। एसएससी ने करीब एक अंदाज़ा हो सकता है मेरा कि 40 से 45 सेट बनाए होंगे। जितने भी बनाए होंगे वो सारे सेट्स में आपको कवर कराऊंगा मैं। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 किससे रिलेट कर रहा है, जल्दी बताइए बेटा। एक्टिव टू पैसिव वॉइस आ रहा है, बहुत ईजी पूछ लिया गया इन लोगों ने, बहुत बहुत फ्री हिट क्वेश्चन पूछा है। मेन वर्ब, वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले आप लेट का यूज़ कर दीजिए, फिर आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दीजिए, फिर आप बी का यूज़ कर दीजिए और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दीजिए। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द व्हीकल हो गया ऑब्जेक्ट, द व्हील्स। तो पहले क्या आएगा, पहले लेट लगाइए, सर लेट आ रहा है और यहाँ पर है द व्हील्स और यहाँ पर क्या दिया हुआ, केवल व्हील्स, तो ये तो गया। यू के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी, यू के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी हमारे पास में। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इसको कैसे, चलिए ठीक है आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर 4 वाला, लेट द व्हील्स टेक, टेक कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी कैंसल आउट हो गया। हमें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 चाहिए। ना इफ यू सी हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 3,
लेट द व्हील्स, व्हील्स हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया बी। टेकन हो गई थर्ड फॉर्म, ये रही टेकन थर्ड फॉर्म। अच्छा बाय यू ये इन्होंने एडिशनल दे दिया है, जब हमारे पास में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, जैसे ऊपर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ पर एक सब्जेक्ट यू को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इन लोगों ने दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू द अनदर क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। और 20 को कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ तक हम बहुत लड़कर इस जंग को लड़कर पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो इसको भी आप जरा प्रॉपरली समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। पहली चीज, एक चीज याद रखिए, एक तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में जो आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, आप देख लेना, आप उसको कमेंट में आंसर करेंगे। अभी मैं जानबूझ के उसका आंसर आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं मैं, आप उसको कमेंट में ही करेंगे। इससे मेरे को आइडिया होगा कि पता नहीं बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए, इसको आप करेंगे ध्यान से, ज़रूर ज़रूर कमेंट में आंसर करना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको क्लियर करूँगा इसका आंसर क्या था। ठीक है, चलिए। और अभी हमारे पास में कौन सा सेट चल रहा है, ये हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 20 पर। सेट नंबर 23 है, कल आपको 24 हम डिलीवर कर देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक पैराग्राफ अरेंजमेंट करना है आपको, सेंटेंस टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मैं जिस टेक्निक का यूज़ करता हूँ वो देख लीजिए। ये पता है मेरी जो टेक्निक है ना, ये किसी बुक में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अनुभव से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा आपको चालाक बनना पड़ेगा। ए, सी, सी और बी, कौन सा ऑप्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा है? सी वाले ऑप्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ए की प्रायोरिटी कम है, बी की भी प्रायोरिटी कम है। लेकिन बेटा ये भी ध्यान रखना, ये हर बार काम नहीं करता है ना। 10 में से ये करीब 7 टाइम काम कर जाएगा, 3 टाइम काम नहीं करेगा, लेकिन 7 टाइम तो काम कर रहा है ना। 10 में से 7 टाइम्स काम कर जाता है, एक बार गड़बड़ हो जाती है। देखिए, गिविंग सूज एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, यहाँ पर ये जो वर्ड है सूदीज, इसका मतलब होता है किसी को शांति देना, है ना, किसी के मन को ठंडक देना, है ना। विद वाइब्रेशन ऑफ जॉय, वाइब्रेशन ऑफ जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी से, है ना। किसी, अगर आप खुश हैं और अगर आप उस खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनका भी मन खुश हो जाता है। लेकिन सर मेरे मामले में थोड़ा उल्टा है सर, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया है सर, मुझे खुशी तो है, लेकिन सर मेरे को वैसी वाली खुशी नहीं हो रही है सर जैसी होनी चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात है, उसको खुशी नहीं कहते हैं, उसको जलन कहते हैं। ठीक है, जिसको आप खुशी का नाम दे रहे हैं। बेटा पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आपकी फैमिली सिचुएशन ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छी जगह, अच्छा स्टेटस दे सकते हो, तो ही आपका जीवन सफल है। नहीं तो बेटा ये मेरे हिसाब से तो लाइफ है नहीं है, फिर तो हर कोई अपना जीवन का बोझ ही ढो रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। तो सेंटेंस की शुरुआत सी से की है हम लोगों ने। अब डी आ जाएगा, अनकंडीशनल गिविंग अ नेचुरल प्रिंसिपल एविडेंट, सॉरी एविडेंट एवरीवेयर इन द नेचर विच गिव्स यू सॉलिड लिक्विड एंड मिनरल। तो देखिए कुल मिला के क्या है, प्रकृति में जो भी है, प्रकृति का एक सिद्धांत है, जैसा आप प्रकृति को दोगे वैसा आपको देगी प्रकृति। प्रकृति को अगर पेड़ पौधों को आप पानी दोगे, पेड़ पौधों को आप लगाओगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, और पेड़ पौधों को काटोगे, उनको पानी नहीं दोगे, उनकी सुरक्षा नहीं करोगे, तो खुद भी असुरक्षित होते जाओगे। सी के बाद में आता है हमारा डी वाला ऑप्शन। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आएगा ए, वाटर गिव्स इट सेल्फ अवे फॉर एग्रीकल्चर, फॉर अवर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस। पानी खुद भी, देखिए प्रकृति क्या करती है, खुद अपने आप में एक ऑलरेडी इंजीनियर है प्रकृति, है ना। तो ये जो पानी है, पानी क्या करता है, खुद एग्रीकल्चर्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सभी को मालूम है, पानी के बिना पेड़ नहीं है और पेड़ों के बिना हम नहीं है। ट्री गिव्स, ट्रीज गिव फ्लावर फ्रूट्स एंड वुड, और पेड़ पौधे और भी क्या देते हैं हमको, फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट देते हैं, वुड देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अब भैया सबसे बड़ी सीढ़ी आ गई है क्वेश्चन की 23 की। भैया ये सबसे ज़्यादा
बड़ी सीढ़ी कहलाती है, इसको हम चर्चा कर लेते। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया है आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रोट 2 और 3 नोबल्स विदाउट फीलिंग। देखिए एक राइट, अब इससे समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, नोबल को लिखने की बात कर रहा है और वो फाइंड आउट कर रहा है, वो तरीका पता करना चाह रहा है कि कौन से तरीके से मैं नोबल को प्रॉपरली लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो वो जो लिखने के प्रोसेस में उसको कई सारी असुविधाएं हो रही हैं, उन असुविधाओं को समझने के लिए आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गिवन फॉर्मूला मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि भाई एक डायरेक्शन मिल गया आपको कि बंदा क्या लिखने का काम कर रहा है और नोवेल को लिखते समय उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है देखिए। आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग फाइंड आउट हाउ टू, मैंने कंटिन्यूस क्या किया, स्टेडीली। स्टेडीली का मतलब क्या होता है, तेजी से या लगातार एक ही क्रम में। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं अपने आंसर्स को ढूंढ सकूं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज अस्पष्ट हो, दुविधा हो। तो दुविधा तो नहीं थी फिलहाल, उसको तो आंसर ढूंढना था, वो तो शुरू हो गया आंसर ढूंढने में। प्लेफुली का मतलब क्या होता है, खेल खेल में, मजाक मजाक में या खेल खेल में। खेल खेल में तो था नहीं भैया वो। और प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या बिल्कुल पोलाइटली बोली जा रही हो, संभवता हो जाए वो काम। अनुग्रहता, अनुग्रहता का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें काम होने की संभावना हमारे पास में ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। वो लगातार फाइंड आउट कर रहा था आंसर्स को ढूंढने के लिए, और उस आंसर को ढूंढने के लिए उसने 2 से 3 नोबल्स भी लिखे विदाउट फीलिंग, वो भी बिना फीलिंग और इमोशंस के लिखे हैं वो जो नोबल्स उसने लिखे हैं। दैट आई हैड मेड, दैट आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस। अच्छा, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बताइए, क्या होता है प्रोग्रेस का मतलब? प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की। और मेरे को उसके अंदर क्या है, जब मैंने 1-2 बार नोवेल लिखे बिना फीलिंग के, तो मेरे को उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस देखने को तो मिला ही है। देखो गलती करोगे तभी सुधारीकरण होगा, अब गलती नहीं करोगे तो सुधारीकरण का कोई चांस ही नहीं है, तो उससे कुछ ना कुछ गलती रही होगी। आई हैड मेड सो प्रोग्रेस नहीं बन सकता। बैरली प्रोग्रेस यानी मुश्किल से ही मैंने तरक्की की थी, नहीं। नो सूनर जैसे ही मैंने तरक्की की थी, नहीं। मैंने क्या किया था, मच प्रोग्रेस की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर बोल रहा है इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट एथेंस फ्रॉम, एथेंस फ्रॉम जब तक मैंने नहीं लिखी थी तब तक मेरी ऐसी ही स्थिति थी। दैट आई सडनली फेल्ट द आर्टिशंस फुल, और फिर जल्दी ही मुझे पता चल गया, आर्टिशंस यानी कला के बारे में पता चल गया, फुल ऑफ हिज इम्प्लीमेंटेशन, कि लिखने की कला को कैसे प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको अभी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पेपर सेट सॉल्व करा रहा हूँ। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल सिलेबस नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ग्रामर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही वो 2 से 3 बार उसको पढ़ लेते हैं ग्रामर को, और फिर जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। सेम सिचुएशन इसमें है, राइटर को पहले लिखना नहीं आता था, 2 से 3 उसने नोबल जो लिखे वो बिना इमोशंस के लिखे थे, लेकिन अब जो वो नोबल लिख रहा है वो सारे नोबल्स वो ऐसे लिख रहा है जिसमें कहीं ना कहीं इमोशन देखने को मिल रहा है। तो पहला वर्ड देखिए, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कठोरता, किसी के व्यवहार में कठोरता या वस्तु में कठोरता। दूसरा वर्ड है हमारे पास में डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, मतभेद, किसी में झगड़ा हो। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे हमारा कंट्रोल हो, बस चलता हो। और स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्थिरता। अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है जल्दी बताइए। उस व्यक्ति ने क्या कर रखा था, अपनी कला के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया बाद में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, व्हेन एथेंस फ्रॉम फर्स्ट अपीयर्ड, जब पहली बार ये जो उसकी बुक थी, जब पहली बार लोगों की नजरों में आई, कॉमा आई वाज, मैं, अब क्या हो गया मेरे साथ में, आई वाज डैश सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, चुनिंदा। फिर क्या है, लिजिबली। अब लिजिबली का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई बिल्कुल कानूनन रूप से स्पष्ट हो, ऐसा बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट हो बिल्कुल, है ना, स्पष्ट होना। एक मिनट, स्पष्ट। अच्छा, सीवियरली का मतलब क्या होता है, जो भयंकर हो, कठोर हो बिल्कुल, कठोरता हो, कठोरता से। और इंटेलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बुद्धिमता। ठीक है, इसका तो मीनिंग समझ में ही आ रहा होगा बुद्धिमता का, तो है ना, बुद्धिमानी से, बुद्धिमता से।
अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सुनिए। आई वॉज डैश क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना। तो क्या उसकी बुद्धिमत्ता से आलोचना की गई थी? नहीं। क्या उसकी स्पष्ट रूप से आलोचना है? नहीं। क्या उसकी चुनिंदा रूप से आलोचना है? नहीं। कठोर रूप से आलोचना की गई थी जब शुरुआत में उसका निबल आया था, बाय द रिव्यूअर्स, उनके दर्शकों के द्वारा, फॉर व्हाट वाज कंसीडर्ड द क्लमसी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टेल। ठीक है। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर। भाई उस पोएम के अंदर एक उस कहानी के अंदर एक ऐसा हिस्सा था कि जहां पर लोगों को लगा कि वो हिस्सा ठीक नहीं है, लोगों ने उसकी आलोचना की। और पॉन्डर्ड, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? विचार करना। फिर मैंने उस स्ट्रक्चर के ऊपर विचार किया, एंड हैड फेल्ट इट्स पेक्युलरिटी डिफिकल्टीज, फिर मैंने उसकी बारीकियों और उसकी समस्याओं पे काम किया। एंड पॉसिबली ऑकवर्डनेस, और उसके भद्दापन जो था, रूखापन था, उस पर भी समझा मैंने। बट कुड नॉट थिंक ऑफ नो डैश विच वुड सर्व एज वेल इन गिवन केस, एंड थॉट आई एम फार फ्रॉम थिंकिंग ऑफ ईथन फ्रॉम इन माई बेस्ट नोबल, and am bored and even exasperate when I am told that is I am still sure that the structure is not weak, is not its weak point। देखिए कुल मिला के राइटर के लिए एक सुविधा ये थी कि उसको तो लगता है कि उसने सही लिखा है, उसको जो मालूम था कि मैं कैरेक्टर के बारे में सही लिखा है, लेकिन जनता को वो कैरेक्टर समझ में नहीं आया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ मूवी भगवानों के ऊपर बनाई जाती हैं, तो कभी कभी किसी किसी मूवी के अंदर भगवान के, राम के किरदार को या उसके कंटेंट को इतना अच्छी तरीके से बताया जाता है कि लोग उसको पसंद करते हैं। कभी कभी कुछ मूवीज़ के अंदर बताया तो जा रहा है, रामायण तो बताई जा रही है, लेकिन उसका बिल्कुल प्रॉपर एक्सपोजर नहीं हो पाता है, वो इमोशंस डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो सेम राइटर के संग में भी यही सिचुएशन आ रही है। तो देखिए पहला जो वर्ड है क्या है? एडजुडिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक निर्णय। क्या होता है? न्यायिक निर्णय, न्यायपूर्ण निर्णय लेना, न्यायिक निर्णय। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक वैकल्पिक, यानी ऑप्शनल, एक के बाद में एक छोड़कर जो आएगा तो अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प होता है अपने पास में। अच्छा, अल्टरनेट का एक मीनिंग ऐसा कर लीजिए आप, ये गड़बड़ हो सकता है, ऑप्शनल नहीं होगा अगर मीनिंग। एक मिनट, ये थैंक यू कहाँ से हो गया? अभी कहाँ से मैंने थैंक यू बोला? अपने आप ही थैंक यू कर रहे हो। देखो, अल्टरनेट का मतलब होता है स्किप वन। ठीक है, एक को छोड़कर एक। और एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में मिलावट करना। क्या करना बेटा? मिलावट करना। तो अगर जो सिचुएशन उसके पास में थी वो कैसी सिचुएशन थी? बट कुड नॉट थिंक नो, वो क्या नहीं सोच पाया? उसका अल्टरनेटिव नहीं सोच पाया था, उसका विकल्प नहीं सोच पाया था कि मैं किस तरीके से उसको या उस किरदार को सही कर दूं मैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, और जल्द ही आपको सफलता प्राप्त हो।